हेलो एवरीवन, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आई होप आप सब लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, हमेशा की तरह से। आज जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ दैट इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक मैं इंट्रो दे चुकी हूँ ऑलरेडी। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बच्चे 9th में आ चुके हैं और एकदम अलग कंसेप्ट है ये, क्योंकि आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जो बच्चे 8th के बाद 9th में ये चैप्टर पढ़ते हैं उनके सर के ऊपर से जाती हैं पहली बात तो सारी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सडनली हमने अभी तक भारत की हिस्ट्री समझी थी और हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये किस्सा क्या है, शुरू क्या होता है? तो देखिए, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर से थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो चैप्टर्स को समझने में या चीज़ों को समझने में। पहले क्या होता था, देखो मोनार्ची होती थी। ये जो देश और अपनी धरती और अपना झंडा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह की जो बातें हम अभी सुनते हैं ना, हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले राजा शासन करते थे हर जगह। जब राजा शासन करते थे तो राजा अपने तरीके से अपने राज्य को चलाते थे। उन्हें प्रजा से ये जानने की ज़रूरत नहीं होती थी कि मुझे किस तरीके से काम करना है। राजा को लोग अपना माई बाप समझते थे, राजा ही सब कुछ करता था। अगर देखा जाए कि ये संविधान की बात, अपने देश की बात और हम चलाएंगे अपनी सरकार को, ये कंसेप्ट आया कहाँ से बेसिकली? तो ये कंसेप्ट सबसे पहले आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि ये सबसे पहले आया था फ्रांस से निकलकर। फ्रांस में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। यूरोप में एक देश है फ्रांस, वहां पर एक रिवॉल्यूशन, एक विद्रोह आप कह सकते हो, जनता ने, लोगों ने मिलकर एक विद्रोह किया। ये विद्रोह क्यों हुआ, इसके रीजंस क्या थे? इंट्रो में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको एक सीन दिखाया जाएगा चैप्टर में। फ्लैशबैक में थोड़ी सी स्टोरी चलनी स्टार्ट हो गई है कि यहाँ पे एक सीन है जहाँ पे एक बेस्टाइल पैलेस है, उस पर लोगों ने हमला कर दिया है और जो राजा के सैनिक हैं वो भी आकर उन लोगों पर हमला करने के लिए तैयार हैं। राजा ने भेज दिया है, ऐसी अफवाहें उड़ी हुई हैं। राजा के सैनिक भी हैं वहां पर बाहर, और जो जनता है विद्रोह कर रही है वो भी बेस्टाइल पैलेस पर। बेस्टाइल एक किला है बेसिकली, जो जेल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जहां पे कुछ लोगों को, कुछ मुजरिमों को वहां रखा गया है। तो जो भी वहां पे प्रिजन थे ना, 7 लोग थे, ज्यादा नहीं थे, उतने लोगों को वहां पर लोगों ने क्या कर दिया, रिहा कर दिया, छुड़वा लिया, क्योंकि उन लोगों ने हमला कर दिया उस बेस्टाइल पर किले पर। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी, लोगों को लगा कि राजा ने अपने सैनिक भेजे हैं हमें मारने के लिए, और राजा को लगा कि जनता इतना बड़ा विद्रोह कर रही है, उसको काबू में करने के लिए मुझे सैनिक भेजने की जरूरत है। तो ऐसा क्या हुआ कि जनता जो है वो विद्रोह करने के लिए सामने आ गई। देखो, कभी जब भी विद्रोह शब्द हम सुनते हैं ना, तो एग्रेसिव होना किसी चीज के लिए, उसका कहीं ना कहीं रीजन होता है। आप गुस्सा हैं किसी बात से, तो उसके पीछे एक रीजन है कि आप क्यों चाहते हैं, आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है ना? इस तरह की चीजें हैं वहां पर। फ्रांस में क्या हुआ, ये विद्रोह अचानक से जनता के अंदर आया कि इतने सारे लोग आके इकट्ठा होकर उस बेस्टाइल पैलेस पर, उन्होंने किले पर हमला कर दिया और वहां पे जो उसकी ईंटें, इमारतें थी, उसको उठा उठा के अपने घर भी ले जा रहे हैं सजाने के लिए कि थोड़ा सा एंटीक लगेगा, हम रखेंगे अपने यहाँ पर कि हमने तो महल के यहाँ से, ये महल की ईंटें हैं, ये महल का सामान है, इस तरीके से। तो लोगों ने ये करना शुरू कर दिया था। बट उसके पीछे रीजंस क्या था, क्यों लोग आके वहां इकट्ठा होके, औरतें, आदमी, मतलब अराउंड 7,000 के करीब जो लोग थे, वो जगह का नाम था टाउन हॉल, वहां इकट्ठा हुए और उन्होंने जाकर सीधे उस पैलेस पर, किले पर हमला करना शुरू कर दिया। तो देखते हैं, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा एक क्या कह सकते हैं, एक स्टोरी टाइप से एक चीज बताती हूँ आपको। फ्रांस के ही हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताती हूँ। फ्रांस में क्या है, एक राजा का नाम आप सुनेंगे, लुईस 16। और लुईस 16 जो है वो 20 वर्ष की उम्र में फ्रांस की राजगद्दी को संभालता है। उसकी वाइफ है मैरी एंटोनिएट, ठीक है? मैरी एंटोनिएट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है जिससे उसकी शादी होती है। अब जब वो 20 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है, कौन? लुईस 16। तब वो पाता है कि उसका जो राजकोष है, जो राज्य का पूरा जो धन होता है, इकट्ठा होता है,
टैक्सेस के फॉर्म में या हर तरीके से फॉर्म में जो इकट्ठा हुआ होता है, राजकोष होता है, पूरा राज्य का जो धन होता है वो खाली है। अब वो खाली है, क्यों खाली है, रीजन क्या है इसका? इसका एक सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे है कि फ्रांस और अमेरिका का कॉमन एनिमी, एक शत्रु कौन था? ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या कर रहा था उस टाइम? बहुत सारे कंट्रीज को कॉलोनाइज कर रहा था। उसने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को भी कॉलोनाइज किया हुआ था। जैसे भारत को कॉलोनाइज किया था ना, ऐसे 13 अमेरिकन कॉलोनाइज की हुई थी उसने कॉलोनीज को। अब अपनी धाक दिखाने के लिए या ये बताने के लिए कि हम किसी से कमजोर नहीं, हम ब्रिटेन के खिलाफ हैं, फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आजादी दिलाने में। साथ देने का मतलब क्या होगा आप बताइए? ऑब्वियसली अपने सोल्जर्स भेजेगा फ्रांस। जो पैसा है सैनिकों के ऊपर खर्च हो रहा है, हथियारों के ऊपर खर्च हो रहा है, लाने ले जाने में सामान खर्च हो रहा है, राशन है, उनके कपड़े हैं, उनके बूट्स हैं, उनके हथियार हैं, इन सब चीज़ों में मिलिट्री की जितनी भी, आर्मी की जितने खर्चे हैं, उन सबको मेंटेन करने में ऑब्वियसली दैट मीन्स कि फ्रांस जो है वो अमेरिका की हेल्प कर रहा है, उसको पैसे दे रहा है। और पैसे अपने पास से तो दे रहा है, इवन उसने अलग से कर्ज लेकर भी पैसे दिए हैं। तो जो उसका राजकोष खाली हुआ है वो तो इस वजह से हुआ ही है कि फ्रांस ऑलरेडी क्या कर रहा है, 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प कर रहा है उसको आज़ादी दिलाने में। और साथ ही साथ अपने पैसे के साथ साथ उसने 2 बिलियन लाइव्रे, LIVERE, आपने ये लाइव्रे आप पढ़ोगे एक वर्ड, ये वहां की करेंसी है फ्रांस की। इतने 2 बिलियन लाइव्रे करेंसीज का उसके ऊपर कर्ज हो गया है। किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर। याद रखने वाली बात है, ठीक है। थोड़ा सा आपको पीछे की स्टोरी समझनी होगी। अच्छा, इतना कर्ज हुआ क्यों? राजा तो बहुत अमीर होते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा होता है। ये रीजन क्या था कर्ज का? देखो रीजन था, और इसके साथ साथ आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर पाओगे कि जो लोग थे वो विद्रोह करने के लिए क्यों आ गए वहां पर। क्या जनता पसंद नहीं करती थी अपने राजा को, या राजा ने कुछ ऐसी चीजें की जो जनता को पसंद नहीं आई? तो देखो, जनता जब विद्रोह करती है ना, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, हद पार हो चुकी होती है चीजों की, वो वाली सिचुएशन जब हो जाती है तभी जनता विद्रोह करती है। वरना राजा सब कुछ होता है अपनी प्रजा के लिए, और प्रजा भी बहुत मानती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ये फ्रांस की सोसाइटी के बारे में समझना होगा कि बेसिकली ये वो कौन से लोग थे जो विद्रोह कर रहे थे। क्या सारी जनता विद्रोह कर रही थी, या उसमें से कुछ पर्टिकुलर लोग थे जो फ्रांस में विद्रोह करने पे आमादा हो गए थे? तो जैसा कि मैंने बताया, लुई 16 20 साल की उम्र में ही राजा बन गया था, और उसने देखा कि मेरा राजकोष एकदम खाली है, अब राजा तो राजा की तरह ही रहेगा। ये लोग, लुई 16 और इसकी वाइफ मैरी एंटोनियट, ये बहुत लाविश, बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते थे। इनका बहुत बड़ा महल था, पैलेस ऑफ वर्साइल। मिरर हॉल था यहाँ पर एक बहुत बड़ा, जो अपने आप में इतिहास में एक बहुत बड़ी अचंभा या अद्भुत चीज़ आप कह सकते हो। ये है सरप्राइजिंगली, इतने बड़े बड़े खिड़कियाँ, दरवाजे, और उन पे शीशे ही शीशे। मतलब इतना आपको लगेगा कि मैं कौन से सपनों की दुनिया में आ गया हूँ, अगर कोई देखेगा उसको तो ये पैलेस ऑफ वर्साइल में रहते थे। अब पैलेस ऑफ वर्साइल कहाँ था? पेरिस में, जहाँ जो आम जनता रहती थी, उस भीड़ से ये राजा रानी बहुत अलग रहते थे, दूर रहते थे। दूर रहने से क्या इम्पैक्ट पड़ा कि राजा को अपनी प्रजा की हर चीज के बारे में पता नहीं होता था। मेरी प्रजा को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्यों लोग जो हैं उनको कोई जरूरत है, या कितना टैक्स उन पे लग रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम्स कहेंगे किसी, क्योंकि राजा तो दूर है। फिर बाद में मीडिएटर्स तक वो चीजें पहुंचती हैं जो जनता कहना चाहती है। अब मीडिएटर्स तो मीडिएटर्स ही होते हैं, वो अपनी बात, अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना फायदे की बात देखते हैं। राजा तक वो चीजें पहुंचने नहीं देते थे, क्योंकि वो राजा के एक तरीके से चमचे होते थे, गुलाम होते थे, क्योंकि उनको राजा के आगे अपना जो है ना स्कोर अच्छा करना होता था। तो जनता, फिर मीडिएटर्स, और फिर बहुत दूर राजा। तो प्रजा से राजा का संपर्क क्या हुआ? कट सा गया था। और ये बहुत लाविश लाइफ जीते थे। मतलब इनके पैलेस की जो पूरी मेंटेनेंस है और जो वहाँ का राजशाही ठाट है, इन सब पे अच्छा खासा पैसा खर्च होता था। और वो कहीं जाता नहीं था, वो रुकता नहीं था, वो चल ही रहा है। और ऑलरेडी अमेरिका की हेल्प कर रहा है फ्रांस, ठीक है। तो ऑब्वियसली पैसा तो चाहिए ना सब चीज़ों के लिए। अब ये पैसा आए कहाँ से? राजा के जो अंडर में लोग थे,
जो राजा के बहुत खास होते थे, उन्होंने सजेशन दिया कि आप टैक्सेस को इंक्रीज कर दो लोगों के ऊपर। पैसा कहां से निकलेगा? रेवेन्यू, टैक्स, इनसे निकलेगा। अब ये कौन पे कर रहा है? जनता पे कर रही है, आम जनता पे कर रही है। अच्छा, फ्रांस की सोसाइटी में उस टाइम जो सोसाइटी थी वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज थी ये भी समझते हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी थी क्लर्जीज की, नंबर 2 नोबेलिटी, एंड थर्ड में आते थे पीजेंट्स। समझने वाली और बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो थर्ड कैटेगरी थी, पीजेंट्स की कैटेगरी, वो पूरी फ्रांस जनता का लगभग 90% लोग थे, और 10% में आते थे क्लर्जीज और नोबिलिटी। क्लर्जीज कौन होते थे पहले ये समझते हैं। क्लर्जीज को आप समझिए, अपने माइंड में डालिए, जैसे धर्मगुरु होते हैं ना, जो धर्म के बारे में आपको बताते हैं। जैसे राजा के अंडर में एक होता है ना धर्मगुरु, जो उसको राजा को सलाह देता रहता है धर्म के प्रति। क्योंकि इंडिया में तो आपने हिंदुइज्म और मुस्लिम्स वगैरह ज़्यादा थे, मुगल शासन। आप अब वहाँ देखो फ्रांस में, तो वहाँ पे क्रिश्चियन लोग जो थे वो ज़्यादा थे। तो वहाँ पर जो चर्च में पोप होते थे, फादर होते थे, उनका ओहदा होता था। ये क्लर्जीज में ये वाले लोग आते थे, उनके फैमिली मेम्बर्स और जो भी उससे रिलेटेड होते थे। तो उनका तो अपना ही सम्मान मानते थे, उनको बहुत मानते थे राजा। फर्स्ट कैटेगरी थी क्लर्जीज की। सेकंड थी नोबिलिटी की। नोबिलिटी में कौन आते थे? जो मंत्री हो गए, जो राजा के खास हो गए, थोड़े से रिच पीपल हो गए, ये लोग आते थे। ठीक है, क्लर्जी और नोबिलिटी ये मिलकर प्रजा का, पूरी प्रजा का लगभग 10% के बराबर थे। और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी? पीजेंट्स की थी। पीजेंट्स मतलब किसान। और थर्ड कैटेगरी में जितने भी छोटे मोटे कारीगर हो गए, लुहार हो गए, कुम्हार हो गए, कारपेंटर हो गए, ठीक है, छोटे मोटे जो काम करते थे, जितने मतलब जो भी बच गए ना, अब सारे छोटे बिजनेसमैन, एडवोकेट, टीचर्स जो भी हैं, वो सब किस में आएंगे? थर्ड कैटेगरी में आएंगे। बहुत अमीर नहीं होते थे, बहुत गरीब होते थे, और बहुत ठीक ठाक लोग भी होते थे पीजेंट्स वाले में। टैक्सेस का बर्डन किसके ऊपर आता था? सिर्फ ये जो थर्ड कैटेगरी थी उसके ऊपर। क्लर्जीज खास थे, नोबिलिटी खास थे। तो इन दो जो कैटेगरीज थी, इनको प्रिविलेज क्लास कहा जाता था, और इनको कुछ प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिले हुए थे। प्रिविलेजेस मतलब होते हैं जैसे वीआईपी ट्रीटमेंट होता है ना, खास लोगों को दिया जाता है, वो मिला था उनको, और वो बाय बर्थ था। दैट मीन्स अगर उनके यहाँ किसी ने ऐसे जन्म ले लिया तो वो पीढ़ी भी वैसे ही चलती आएगी। मतलब उनका जन्म हुआ उस शाही राज परिवार में या उस अच्छे रिच फैमिली में, तो उनको टैक्सेस में एग्जम्पशन दिया हुआ था। मतलब उनको टैक्सेस नहीं पे करने हैं, उनको किसी तरह का कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे नहीं करना है। कहीं भी जाएंगे आराम से, उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, किसी तरह का रेंट नहीं देना पड़ेगा, कोई टिकट उनसे नहीं लगेगा, उनको पूरी फैसिलिटीज मिली हुई थी। ठीक है, एक तो वो रिच भी हैं और उनके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उनको टैक्स भी नहीं देना है। और जनता के साथ उल्टा क्या हो रहा है, जो 90% जो पॉपुलेशन है पीजेंट्स कैटेगरी की, उनकी अर्निंग भी कम है। क्योंकि देखो व्यापार बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि फ्रांस की कंडीशन ही अच्छी नहीं है। वो ऑलरेडी अपना जो युद्ध है उसमें अपना सारा पैसा गंवा रहा है, तो राजा बहुत ध्यान नहीं दे रहा है उधर। वो लोग जैसे तैसे अपना जीवन का गुजारा चल रहा रहे हैं, और उसमें से भी उनको टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, राजा तो टैक्स लगाता ही लगाता था। जो राज से मतलब जो राजा है वो तो बोलेगा ही हमें टैक्सेस चाहिए, और हमें जो भी आप अनाज उगा रहे हैं उसका इतना हिस्सा चाहिए। साथ में चर्च भी जो था उस 90% पॉपुलेशन के ऊपर टीथे नाम का एक रिलीजियस टैक्स लगाता था, और टेली नाम का एक इनडायरेक्ट टैक्स था जो वसूल किया जाता था उन्हीं लोगों से। और ये सिर्फ टैक्सेस पे करने का काम पीजेंट्स कैटेगरी, दैट मीन्स थर्ड कैटेगरी ही करती थी। बाकी नोबिलिटी और क्लर्जी से कोई भी टैक्स पे नहीं करता था। तो राजा के जो महल है उसका मेंटेनेंस का खर्चा, पूरा जो भी अब युद्ध में जो भी चीजें हो रही हैं, तो पैसा कहाँ से निकाला जा रहा है? वो आम जनता से निकाला जा रहा है। आम जनता की जो बेसिक चीजें हैं, टोबैको हो गया, ब्रेड हो गया, और जो भी सब्जियां हो गई और राशन हो गया, इन सब पे इन्होंने क्या किया था? टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था। अब आप ये सोचो, जो जरूरत की बेसिक नीड्स हैं
उनके ऊपर ही आप टैक्सेस को ज़्यादा कर दोगे और फिर उसका एक अच्छा खासा जो अनाज उगा रहे हैं जो किसान, उसका भी अच्छा खासा अमाउंट आप ले लोगे, तो जनता फ्रस्ट्रेट होकर कहाँ जाएगी? ऑब्वियसली अपने राजा के प्रति उसके अंदर गुस्सा पैदा होगा, और वो भी राजा से बात नहीं कर सकता है वो किसी चीज़ को लेकर। राजा को उनकी सुध भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कि उसकी प्रजा खुश है या नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि वो जो गुस्सा था वो उबलते उबलते एक दिन वो फट गया और उसने विद्रोह का रूप ले लिया, जो 14 जुलाई 1789 को ये घटना घटी कि लोगों ने गुस्से में जाकर पैलेस ऑफ जो बेस्टाइल पैलेस था, किला था, उस पर हमला कर दिया। और उनको लगा कि अब हमें राजा के खिलाफ विद्रोह करना है। तो ऑब्वियसली वो एक जेल का काम कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ कमांडो भी थे और कुछ हथियार भी थे। तो लोगों ने हमला किया कि हम वो हथियार लेकर, जो राजा के सैनिक हम पर हमला कर रहे हैं, हम उससे अपनी रक्षा करेंगे और जो अपनी ये सिचुएशन है उसके खिलाफ अब हम लड़ेंगे, राजा को अपनी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि मीडिएटर्स इतने थे कि वो उन तक वो बात पहुंच नहीं रही थी। तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस। कैसे लोग इतनी जीने की जद्दोजहद कर रहे थे, कैसी स्थितियां आ गई, आपातकालीन जो स्थितियां थी, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी, वो क्या थी, लोगों ने कैसे सरवाइव किया इन कंडीशंस में, और चीज़ों ने कैसे एक नया कदम उठाया लोगों ने भी मिलकर। तो इस चीज़ के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर। थैंक यू सो मच।